जो लश्कर हमसे शिकस्त उठाकर भागा था, इसने अरसनजान शहर के नवाब में पड़ाव कर रखा है। अरसनजान से जो शाहराह नहरवान की तरफ जाती है, इस शाहराह के आसपास वो पड़ाव किए बैठे हैं। ऐसा उन्होंने तंज के कहने पर किया है। इसलिए तंज खुद इन दिनों हमदान के मकाम पर एक बहुत बड़े लश्कर के साथ क्याम किए हुए है। तंज की मनसूबाबंदी यह है कि आप और चिकरमिश के लश्कर को सुल्तान बरका के पास ना पहुंचने दिया जाए। तंज के लश्कर पहले से अरसनजान के नवाब में आपकी राह रोकेगा, आपकी जंग में मसरूफ रखेगा। अगर वो कामयाब रहे, उनकी मनसूबाबंदी कामयाब हो जाएगी, और अगर इन्हें शिकस्त हुई तो फिर वो आपके साथ शब खून मारने और दिन के वक्त अचानक नमूदार होकर हमलावर होने का खेल शुरू कर देगा। इस तरह वो आपको अस्फहान की तरफ नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि इन्हीं इलाकों के अंदर ठहर कर जंग में मसरूफ रखेंगे। तंज जो इस वक्त हमदान के नवाब में है, वो पहले हमदान को फतह करना चाहता है। ये इसकी मनसूबाबंदी है कि हमदान को वो फतह कर ले और इतनी देर तक इसका दूसरा लश्कर आप और आपके साथी चकरमिश बिन साला को इस सरजमीनों में रोके रखे। हमदान को फतह करने के बाद वहां से भी वो लश्कर हासिल करेगा, अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करेगा और फिर अस्फहान का रुख करेगा। सुल्तान बरका इस वक्त अस्फहान में क्याम किए हुए है, और मैं यहाँ भी इसको बताने से पहले सुल्तान का एक टकराव तंज के साथ हो चुका है, जिसमें तंज का एक सालार ने अचानक बरका पर शब खून मार दिया था, जिसकी बिना पर सुल्तान को पसपा होकर अस्फहान के रुख करना पड़ा था। अस्फहान पर आप लोगों की गैर मौजूदगी में महमूद काबिज हो चुका था। इसकी मां तरकमान खातून फौत हो चुकी है, और जब सुल्तान बरका वहां पहुंचे तो महमूद ने धोखा देसी काम लेकर सुल्तान बरका को जंदान में डाल दिया। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इन दिनों में महमूद बीमार होकर मर गया, और अस्फहान के लोगों ने बरका को अपना सुल्तान तस्लीम कर लिया। अब सुल्तान बरका अस्फहान में ही क्याम किए हुए है। हमदान को फतह करने के बाद तंज अस्फहान का रुख करेगा, ताकि सुल्तान बरका पर काबू पाकर अपने भाई सुल्तान मलिक शाह सल्जुकी की सल्तनत पर कब्जा करे। वो ये भी जानता है कि जो मनसूबाबंदी इसने बनाई वो इसी वक्त कामयाब हो सकती है। अगर आप और चिकरमिश दोनों सुल्तान के पास अस्फहान ना पहुंच पाए, तंज चाहता है कि पहले सुल्तान बरका से निमट कर अस्फहान पर कब्जा करे, इसके बाद अपने सारे लश्करों को जमा करके आप लोगों के मुकाबले पर आए, और आप पर काबू पाने के बाद बिला शराकत गहरे अपने सुल्तान होने का ऐलान कर दे। हल्का सा तबस्सुम इस मौके पर अयाज बिन सैफुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुआ था, और फिर कहने लगा, ये तंज का सारे ख्याली मनसूबा बंदी है। जब वो अमली तौर पर हमारे मुकाबले आएगा तो हम उसे बताएंगे कि वो कैसे बरका पर काबू पाता है। अब हमारे सामने हमारा एक ही मकसद है, और वो ये कि तंज को दो कामों में से एक काम करना होगा। या तो उसे अपना सर सुल्तान बरका के सामने खम करके सुल्तान को तस्लीम करना होगा और इसकी इताअत और फरमाबरदारी करना होगी, और दूसरी चीज़ ये है, अगर उसे ये कबूल नहीं तो अपनी गर्दन कटवाना होगी। यहाँ तक कहने के बाद अयाज बिन सैफुद्दीन रुका, फिर वो चिकरमिश बिन साले की तरफ देखते हुए कहने लगा, चिकरमिश मेरे अजीज भाई, हम इस वक्त वेलम और मराका के दरमियानी इलाकों में हैं। अगर हम इस शाहराह पर सफर करें जो अरसनजान से होती हुई हमदान के पास से गुजर कर रह की तरफ जाती है, तो फिर हमको दो लश्करों से मुकाबला करना पड़ेगा। एक तंज का वो लश्कर जो अरसनजान के नवा में पड़ाव किए हुए है, दूसरा खुद तंज का जिसने हमदान के नवा में पड़ाव कर रखा है। मेरे भाई, जो कुछ मैं कहने लगूं उसे गौर से सुनना। हम एक दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, कूच अभी थोड़ी देर बाद होगा और हम अपना सफर शुरू करेंगे। यहाँ से उठकर हम गिलान की नमाज से गुजरते हुए कज़वीन का रुख करेंगे। इस तरह अरसनजान हमारे एक तरफ रह जाएगा, और कज़वीन से कूच करने के बाद तालकान से होते हुए हम रह जाएंगे। रह शहर में खातीन में अपना दादा और दादी के पास छोड़ूंगा। इसके बाद तंज से निमट लेंगे। लेकिन ये सफर मेरे भाई पुरअमन नहीं रहेगा। जब हम यहाँ से गिलान की तरफ कूच करेंगे और वहां से कज़वीन का रुख करेंगे, तो याद रखना तंज के मुख पर भी काम कर रहे होंगे। लिहाजा वो लश्कर जिसका जिम्मा ये काम लगाया गया है, वो हमें इन इलाकों की मसरूफ रखे और सुल्तान बरका रुख की तरफ ना जाने वे। वो फौरन हरकत में आएगा और गिलान और कज़वीन के दरमियानी इलाकों में हमारी राह रोकने की कोशिश करेगा। मेरे भाई, इन सारी रुकावटों को दूर करने के लिए लश्कर के पहले दो तरह हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा तुम्हारे पास होगा, तुम आगे आगे रहोगे, मैं चंद मील का फासला रखकर पीछे रहूंगा, लेकिन हमारे मुखबर बड़ी तेजी से काम करते रहेंगे। तुम्हारे मुतालिक भी मुझे इत्तला देते रहेंगे और दुश्मन की नकल हरकत से भी आगाह करते रहेंगे। मैं समझता हूँ अरसनजान में जो तंज का लश्कर है, वह हर सूरत में गिलान और कज़वीन के दरमियानी इलाकों में हमारी राह रोकने की कोशिश करेगा। पहले जाहिर है वो तुम्हारी राह रोकेंगे,
जब वो बरसर पैकार होना चाहे तुम इनसे टकरा जाना। इस टकराव के थोड़ी देर बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा, इसलिए कि गिलान और कस्बीन के दरमियानी हिस्से में जाकर मैं अपने और तुम्हारे दरमियान फासलों को कम करता चला जाऊंगा। और जब मैं भी राह रोकने वाले दुश्मन पर इसके एक पहलू की तरफ से हमला आवर हूँगा तो फिर मेरा अपना ख्याल है कि तंश की लश्कर को हम रोंद कर रख देंगे और इनमें से बहुत कम को जाने बचाकर भागने देंगे, ताकि वो शिकस्त उठाकर और भागकर हमदान की नवा में जो तंश ने पड़ाव किया है वहां ना पहुंच पाए। इतना कहने के बाद अयाज बिन सैफुद्दीन रुका, दोबारा वो अपने साथी चक्रविश बिन साले को मुखातिब करके कहने लगा, चक्रविश मेरे अजीज भाई, यहाँ से कूच करने के साथ ही अपने तेज रफ्तार कासिद अस्फहान में सुल्तान की तरफ भिजवाएंगे और सुल्तान से गुजारिश करेंगे कि हमदान से कूच करने के बाद तंश अब सुल्तान पर हमला आवर होने के लिए अस्फहान का रुख करे तो सुल्तान अस्फहान से अपने लश्कर के साथ निकले और अस्फहान से दूर तंश की राह रोके। सुल्तान को यह भी पैगाम दे दिया जाए कि जब तंश सुल्तान से टकराएगा इस वक्त हम बेफारिग होकर सुल्तान के लश्कर के आसपास मौजूद होंगे और जब तंश हमला करेगा तो हम भी मुनासिब मौका जानकर ऐसे अंदाज से तंश पर हमला करेंगे जिससे अपने सामने शिकस्त फर्माबरदारी के सिवा और कुछ न दिखाई देगा। चक्रविश बिन साले ने मुस्कुराते हुए इस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर अयाज अपनी जगह से उठा और कहने लगा, चक्रविश मेरे भाई, कूच करने की तैयारी करो और लश्करियों से कहना अपना पड़ाव उठाना शुरू कर दें। मैं इन खवातीन से कहता हूँ कि हम यहाँ से कूच करने लगे हैं। चक्रविश वहां से उठकर चला गया। वो मुखबर भी इसके साथ हो लिया था। अयाज बिन सैफुद्दीन भी उठा और उस खेमे की तरफ बढ़ा जिसके अंदर तोज़ैन, रफादा और बरोज़ा तीनों ने काम कर रखा था। जब वो खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ तब उसे देखती तोज़ैन, रफादा और बरोज़ा तीनों अपने जगहों पर उठ खड़ी हुई। अयाज बिन सैफुद्दीन खेमे के दरवाजे पर ही खड़ा रहा, कुछ कहना चाहता था कि इससे पहले बरोज़ा बोलते हुए उसे मुखातिब किया, बस अंदर आ जाओ, न तुम हमारे लिए अजनबी हो और ना हम तुम्हारे लिए ना आशना है। इस पर अयाज बिन सैफुद्दीन कहने लगा, मैं खेमे में नहीं आऊँगा, ये कि हम यहाँ से कूच करने लगे हैं, आप अपना सामान समेट लें, ये खेमा थोड़ी देर तक उखाड़ दिया जाएगा। मैं इसलिए आया हूँ कि अगर आप यहाँ से कूच की तैयारी कर लें। इस मौके पर बरोज़ा, तज़ैन और रफादा तीनों खेमों के दरवाजे पर आईं। फिर बरोज़ा बोली और कहने लगी, बेटे, इस चमड़े के संदूक में जो हमारे लिए कपड़े रखे गए हैं वो बहुत कीमती और अच्छे हैं, इसके लिए हम तुम्हारा जब कदर शुक्रिया अदा करें कम है। अयाज बिन सैफुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी तैयारी करें, मैं लश्कर को देखता हूँ, फिर थोड़ी देर तक आपकी तरफ आता हूँ। रास्ते में आपको बता दूंगा कि हम इस कदर जल्दी और अजल में क्यों यहाँ से कूच कर रहे हैं। अयाज बिन सैफुद्दीन वहां से हट गया और वो तीनों अपनी तैयारी करने लगी थी। थोड़ी देर बाद लश्कर ने वहां से कूच किया था। इस हालत में कि पहले वहां से चक्रमिश ने आधे लश्कर के साथ कूच किया, इसके बाद दूसरे आधे से के साथ इसके पीछे अयाज बिन सैफुद्दीन कूच कर रहा था। तो ज़ैन, बरोज़ा और रफादा तीनों इसके हिस्से के लश्कर में शामिल थी और रास्ते में इन तीनों से अयाज बिन सैफुद्दीन ने इस कदर जल्दी और अजलत में कूच करने का तफसील भी कह दी थी। अयाज बिन सैफुद्दीन का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। इसके आगे के सफर करते हुए इसका साथी चक्रविश बिन साला जब गिलान और कस्बीन के दरमियानी वीरानों में पहुंचा तब तंश का वो लश्कर जो अर्जनजान के नवा में पड़ाव किए हुआ था वो चक्रविश बिन साले के लश्कर की राह रोककर खड़ा हुआ। इस तरह अयाज बिन सैफुद्दीन ने जो मनसूबाबंदी की थी वो मनसूबाबंदी कामयाब होती दिखाई दे रही थी। तंश की जिस लश्कर ने चक्रविश बिन साले की राह रोकी थी इसने वक्त जाया नहीं किया। उसने जब देखा कि सुल्तान बर के रोक के लश्कर की तादाद बिल्कुल थोड़ी सी है तो उन्होंने हमला आवर होने में ताखीर नहीं की, बल्कि उजलत से काम लिया और फिलफौर अपने सफ़ों को दुरुस्त करके वो दश नरूदी में हर अरूज वर्तका को नाकाम करते दरबदरी के आज़ाद अफकी सुर्ख हथेली में मौत जिस्त के संगम पर खड़ा कर देने वाले बर्बादियों की व्यापारियों और जीने के वसाइल असबाब के तक छीन लेने वाले शिद्दत की रवान तूफानों की तरह हमलावर हुआ था। जवाबी कार्रवाई करते हुए चक्रविश ने भी देर नहीं की और वो भी तंश के लश्कर पर मंजिलों की दिलकशी को वहशत भरे ख्वाबों, मुसाफतों के बाद बानों को नफरतों की जुलसाती आग, बका कोफने में तब्दील करते कुर्ब हादसात के नजूल, कुदरत की कड़े एहतसाब और गर्म तलातम और अस्तराब की तरह हमलावर हुआ था। चक्रविश थोड़ी देर तंश के लश्कर से टकराया था कि धीमी धीमी सुलगते और रोशनी और हवा की सिमतों को थामे बांसुरियों की गमनाक सदाओं के ऐसे माहौल में अजीब सी आवाज सुनाई दी, इसलिए कि करीबी फिजाओं के कानों में गुनगुनाते सैर, ख्यालात के तालाब में हलचल बर्पा कर देने वाली अनोखी गुनगुनाहट और अनजानी मंजिलों को पानी से जाती नदियों की गमगी और टेलों पर सस्ती हवाओं, रूती पूरी जमीन में
रोजनों में फंसी पीली धूप तक कोसक सपनों और रात दिलो जान से दो चार करती तकबीरों की आवाज सुनाई दी थी। ये तकबीरें करीब ही से अयाज बिन सैफुद्दीन ने बुलंद की थी। फिर वो एकदम नमूदार हुआ और तनिष्क के लश्कर के एक पहलू पर वो शराबों का ज़ाबा में बदलते आफाक तक में मोलसन हो जाने वाली बहशतों के सील, बेअमाल लम्हों की आगोश और दुख के सहरा में खूनजीजियां खड़ी करती तकबीरों की नागहानी बारिश और गर्म रोकाफलों और मंजिलों के निशानात तक मिटाती सरकश हवाओं के से मुतरिक आतिश फशानी लावे की तरह हमलावर हो गया था। वीरानों के अंदर दोनों लश्करों के टकराने से फिर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। रज़मगाह में काले तमंदन के अजाब, फुराक के अंधेरे, बगावत की अंधी तहरीकें पर अजाब खोलने एक बगोले और खून के प्यासे नसपास लम्हात रक्स करने लगे थे। जीस बदतरीन नामा मवाल में मलबूस होने लगी थी। वक्त की गरसना झूली में यासीत के अहवाल रकम होने लगे थे और इस नीले आसमान तले जमीन के जरे लूलुहान होने शुरू हो गए थे। कुछ देर तक होना टकराव जारी रहा, यहाँ तक कि अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रविश साल्या ने तनिष्क के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और फिर जब लश्कर ने भागना चाहा तो दोनों ने इसका घेराव कर लिया। बहुत कम लश्करों को भागने का मौका मिला, बाकी को उन दोनों ने रज़मगाह के अंदर मौत की घाट उतार कर रख दिया था। इसके बाद अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रविश ने वक्त ज़ाया नहीं किया, बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ वो रैक शहर की तरफ बढ़ते रहे थे। मगरिब की नमाज के बाद एक रोज अयाज बिन सैफुद्दीन रैक शहर में अपने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जिस वक्त वो दस्तक देने के लिए अपने घोड़े से उतरा था, इसकी तरफ देखते हुए तो जैन रफादा और ब्रोजो भी अपने घोड़ों से उतर गई थी। पहली दस्तक के थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला ढीली उम्र एक शख्स था। जो उसने दरवाजे पर अयाज बिन सैफुद्दीन को देखा, उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। दरवाजा उसने पूरा खोल दिया, फिर अपने बाजू फैलाए। इसके ऐसा करने पर अयाज बिन सैफुद्दीन भागकर इसकी तरफ बढ़ा और फिर गले मिल गया था। वो बूढ़ा अयाज बिन सैफुद्दीन की पेशानी इसका चेहरा चूमने लगा था। अयाज बिन सैफुद्दीन से मिलने के बाद वो बूढ़ा सवाली अंदाज में तो जैन रफादिया और ब्रोजो की तरफ देखने लगा था। इस पर इन तीनों को मुखातिब करते हुए अयाज बिन सैफुद्दीन कहने लगा, ये मेरे दादा निजामुद्दीन हैं, अंदर मेरी दादी भी होंगी, इनका नाम ऐसा रब है। इतनी देर तक दादी भी बाहर निकल ही रही थी और जिस तरह इसके दादा ने इसे प्यार किया था, इस तरह इसकी दादी भी इसे गले लगाकर मिलने लगी थी। इसके बाद अयाज बिन सैफुद्दीन अपने दादा निजामुद्दीन और दादी ऐसा रब की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये तीनों हमारे मेहमान हैं। कौन है? ये अपनी दास्तान खुद ही सुनाएंगे। आप पहले इन्हें अंदर दीवान खाने में ले जाएं, मैं सारे घोड़ों को अस्तबल में बांध कर आता हूँ। इस मौके पर तो जैन बोली और अयाज बिन सैफुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं और रफादा दोनों इस सिलसिले में आपकी मदद करती हूँ। आप सारे घोड़ों को अकेले क्यों अस्तबल की तरफ लेकर जाएंगे? जवाब में अयाज बिन सैफुद्दीन कहने लगा, तुम लोग अपने घोड़ों से अपना सामान उतार लो, जिन घोड़ों पर तुम तीनों सवार होकर आई हो। ये वैसे भी तुम लोगों से मानूस नहीं है। ये वो घोड़े हैं जो दुश्मन को शिकस्त देने के बाद हमारे हाथ लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये घोड़े तुम लोगों से भी मानूस हो जाएंगे। मैं चारों घोड़ों को अस्तबल में ले जाता हूँ। तुम लोग फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। तुम दादा दादी के साथ दीवान खाने की तरफ जाओ। इस पर ऐसा रब तीनों को अपने साथ लेकर जाने लगी थी और निजामुद्दीन इनके पीछे पीछे आ रहा था। अयाज बिन सैफुद्दीन सारे घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया था। अस्तबल में पानी और चारे का इंतजाम था। घोड़ों को पहले पानी पिलाया गया। इनके दाने और चीनी जब उतार दी गई, तब घोड़े बड़ी रौब से चारा खाने लगे थे। अयाज बिन सैफुद्दीन ने अपने घोड़े से अपना बिस्तर और खरजैन उतारी। हवेली के अंदरूनी हिस्से में गया। एक कमरे में उसने सारी चीजें रखी। फिर वो दीवान खाने में दाखिल हुआ। सीधा आगे बढ़कर अपने दादा निजामुद्दीन के पास बैठ गया। इस मौके पर निजामुद्दीन और ऐसा रब दोनों बड़े गौर से एक तरफ से तौसीफी अंदाज में अयाज बिन सैफुद्दीन की तरफ देखते। फिर अयाज बिन सैफुद्दीन की दादी ऐसा रब बोली और उसे मुखातिब करके कहने लगी, अयाज मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया। तीनों को तुम अपने साथ ले आए हो। अभी हमारे पास ही रहेंगी। मुश्किल तौर पर अगर इन्होंने कहीं अकेले जाना चाहा तो हसन बिन सबा के लोग इनका पीछा करेंगे, लिहाजा इनकी जानें खतरे में पड़ जाएंगी। इस बिना पर आप ये अगर जाना भी चाहें, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। ऐसा रब के इन अल्फाज के बाद निजामुद्दीन बोला और कहने लगा, पहले हम घर की 3 अफराद थे, अब 3 अफराद और हो गए हैं। मैं समझता हूँ हमारी हवेली में रौनक आ गई है। फिर निजामुद्दीन ने बारी बारी इन तीनों की तरफ देखा
پھر ایاز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایاز میرے بیٹے، بروزہ خاتون میری بیٹی کی جگہ ہے، اور جس طرح تم پوتے ہو ایسے ہی تو زین رفادہ میری پوتیاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی مدد کر کے میرے بچے نے تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین اپنی دادی ایسا رب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دادی ان تینوں کے پاس کوئی خاص کپڑے اور دوسرا سامان نہیں ہے۔ تھوڑے سے کپڑے میں نے راستے میں ایک قصبے سے لے کر دیے تھے، وہ ان کے لیے ناکافی ہیں۔ دادی ان کے لیے تم ایسی ہی چیز خریدنا جس طرح تم کبھی میرے باپ اور میری ماں کے لیے خریدا کرتی تھی۔ ان الفاظ پر ایسا رب کچھ اداس اور افسردہ سی ہو گئی تھی اور کہنے لگی، میرے بچے تم کوئی فکر ہی نہ کرو، انہیں ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور پھر یہ اب اس گھر کی نمائندگی کریں گی، لہٰذا ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق لے سکتی ہیں۔ ایسا رب کے ان الفاظ پر ایاز بن سیف الدین ہی نہیں، بروزہ تو زین اور رفادہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ پھر ان تینوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، میں آپ تینوں سے یہی کہوں گا، آپ رہ شہر کے بازار کی طرف نہ جائیں، سودا سلف خریدنے کے لیے صرف دادی کے ساتھ بروزہ خاتون جا سکتی ہے، تم دونوں بہنیں نہیں جاؤ گی۔ دیکھو جہاں تک تم تینوں کا تعلق ہے، تو ان علاقوں میں اگر کوئی حسن بن سبا کا دائی یا فدائی ہوا تو تم دونوں شکل سے تو نہیں پہچانے گا، لیکن تم دونوں چونکہ انتہا درجے کی خوبصورت ہو، تم دونوں کی آنکھیں بھی نیلی ہیں، اور حسن بن سبا کے لوگوں کو یہ ضرور پتا ہے کہ نیلی آنکھیں والی جن دو لڑکیوں کو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لہٰذا اس موقع پر میں تم کو مشورہ دوں گا کہ انتہائی ضروری موقع پر تم دونوں بہنیں بازار کا رخ کرنا، ورنہ اگر تم دونوں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تمہاری ساری خریداری دادی کرے گی، اور دادی کے ساتھ بروزہ خاتون چلی جایا کرے گی۔ تمہیں اگر کہیں جانا پڑے تو پھر ایسا نقاب چہرے پر ڈال کر جانا جو نقاب بوڑھی عورتیں ڈالتی ہیں، اور وہ نقاب ایسا ہونا چاہیے جس میں دیکھنے والے کو کم از کم تم دونوں کا چہرہ اور نیلی آنکھیں دکھائی نہ دیں۔ ایاز بن سیف الدین جب خاموش ہوا تب پہلی بار بروزہ بولی اور کہنے لگی، ایاز تمہاری حیثیت اب میرے بیٹے کی سی ہے، دادی میری اماں ہیں اور نظام الدین اب میرے باپ کی جگہ ہیں۔ تم لوگوں نے جو ہمیں اپنے ہاں پناہ دی ہے تو یہ ایک ایسا احسان اور ایسا فعل ہے جس سے ہم تینوں زندگی بھر نہ بھول سکیں گی نہ فراموش کر سکیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب بروزہ خاموش ہوئی تب نظام الدین بولا اور کہنے لگا، بیٹے یہ تم کئی ہفتوں کے بعد گھر لوٹے ہو، میں اور تمہاری دادی تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئے تھے، بیٹے اب چند دن گھر رہو گے۔ اس پر ایاز بن سیف الدین نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، دادا میں صرف ان تینوں کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، ورنہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا لشکر شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور مجھے آج ہی سب کچھ یہاں سے کوچ کرنا ہے، اس لیے کہ حالات سلطان برقع رخ کے لیے دن بدن بڑے غیر یقینی ہوتے جا رہے ہیں اور ہم نے ان دنوں کو بروز شمشیر اپنے حق میں کرنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ایاز بن سیف الدین خاموش ہو گیا تو ایسا رب پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، اور تعجب خیز انداز میں وہ ایاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بیٹے کہ تم شب بسری ہمارے ساتھ نہیں کرو گے؟ جواب میں ایاز اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی دادی کے پاس آیا، 2-3 دفعہ اس کی شانے دبائے، پھر کہنے لگا، دادی آپ جانتی ہیں سلطان برقع رخ کے ساتھ مجھے کیسی عقیدت ہے، ایسی ارادت مندی آپ کو اور دادوں کو بھی ان سے ہے، پھر دادی میں مصیبت کے وقت انہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سلطان اس وقت اصفہان میں ہے جبکہ ان کا چچا تنج ادھر ادھر کے شہروں کو فتح کرتا ہوا اصفہان کا رخ کرے گا، اور سلطان سے اصفہان چھین کر وہ ایک طرح سے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی سلطنت پر قابض اور حکمران ہونے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے سب نے مل کر اس کے ارادے اور اس کے ان غیر ذمہ دارانہ مقاصد کو ناکام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایاز بن سیف الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کمرے میں گیا جس میں اپنا بستر اور خرجین رکھ کے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی خرجین تھی جس نے بڑی خرجین سے نکالی تھی، وہ خرجین لا کر اس نے اپنے دادا کی جھولی میں رکھ دی تھی۔ اس کی حرکت پر نظام الدین مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹے ایسے رب تمہاری دادی بھی ہے، تمہاری ماں بھی، یہ اس کی گود میں رکھو، یہ ایسے زیب دیتی ہے۔ ایاز بن سیف الدین اپنے دادا کی ان الفاظ کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ایسا رب خود مسکراتے ہوئے بول پڑی اور اپنے شوہر نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ ایاز کے دادا بھی ہیں اور باپ بھی، لہٰذا ایاز بن سیف الدین پہلے کی طرح جو کچھ بھی کر رہا ہے درست یہی ہے۔ نظام الدین مسکرا دیا۔ جب اس نے خرجین کا منہ کھولا تو اس میں کافی نقدی تھی۔ ایک گہری نگاہ اس موقع پر نظام الدین نے ایاز بن سیف الدین پر ڈالی اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا
فیاض پہلے ہی بول اٹھا، دادا یہ مال غنیمت سے میرا حصہ ہے۔ اس موقع پر نظام الدین نشست سے اٹھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر غور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین خود ہی کہنے لگا، دادا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نشست سے اٹھ کر آپ فرش پر کیوں بیٹھ گئے؟ جواب میں نظام الدین مسکرایا اور کہنے لگا، ابھی بتاتا ہوں فرش پر کیوں بیٹھا ہوں۔